Professor Barik, Director of CSIR NBRI, Dr. Rooplal Saab, Nasi Senior Scientist, S.C. Misra Saab, the Clean and Green Society, आज के इस थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की 2 दिन की कार्यशाला में उपस्थित CSIR के तमाम सारे संस्थाओं से आए हुए वैज्ञानिकगण, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, अन्य देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर बारिक का। ही इज़ वेरी काइंड। इन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और मैं बहुत लाभान्वित हुआ। डॉक्टर रूपलाल साहब ने जितने फोर्सफुली माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो बात की, बहुत कुछ मेरी लर्निंग हुई। डॉक्टर रूपलाल साहब, आपको मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ आप सबने उससे बहुत कुछ सीखी होगी और ख़ास तौर से जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको एक नई दिशा मिली होगी सोचने के लिए कि हम आगे के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आज 2-3 बहुत महत्वपूर्ण दिन भी हैं, इसलिए मैं शुरुआत करूं उसके पहले मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी इतनी सारी संक्षेप में लेकिन बहुत बढ़िया से आपने बयान किया, तो उसके लिए आप लोग तो उसी कार्य में लगे हुए, तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। आप जानते हो भगवान विश्वकर्मा ने सब कुछ, चाहे वो इंद्रलोक हो, चाहे वो द्वारिकापुरी हो, इंद्रप्रस्थ हो, या जो तमाम सारी चीज़ें, जितने भी हमारे हम सब में जो कुछ कौशल है, वो भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा से है। उसी से चाहे आप इंजीनियर हो, बायोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, हर कोई जो भी किसी न किसी प्रकार से रोजगार अपने औजार का प्रयोग करते हैं, आप सकते हैं कि आपके ऊपर भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा बनी रहे। तो उस बात के लिए भी मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब पे भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा बनी रहे। आज हमारे देश के उस यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की जिस प्रकार का एक डंका, पूरा एक प्रकार का जो उन्होंने पूरे दुनिया को मनाया कि भारतीय का क्या ताकत होता है, जिन्होंने भारत के हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, प्रशासनिक वर्ग हो, सेना हो, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, चाहे वो सुदूर दक्षिण हो, सुदूर नॉर्थ ईस्ट हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, हिमालयाज हो, हर कोई, हर विषय को, चाहे वैज्ञानिक पहलू हो, बायोडाइवर्सिटी हो, हर क्षेत्र को जिस प्रकार से एक बड़ी प्राण ऊर्जा, एक बड़ी ताकत दे रखी है उन्होंने, जो पिछले 8.5 साल में आप सब, हम सब इस बात के लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस युग में जब रह रहे हैं, जब इतना बड़ा एक व्यक्तित्व, एक महाव्यक्तित्व जो है हम सब के बीच देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके लिए उनके इस जन्मदिन के अवसर पर उन्हें आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उन्हें उनके इस यशस्वी व्यक्तित्व से हमारे देश को सिंचित करते रहे। हमारा देश, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक अमृत वेला प्रारंभ हुई 15 अगस्त 2022 को, जो कि 15 अगस्त 2047 को जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, हम एक विकसित देश होंगे। उसके लिए उन्होंने पंच प्राण की व्याख्या की, कैसे देश का हर वर्ग एक टीम इंडिया के रूप में क्या हम कर सकते हैं, हर कोई क्या कर सकता है जिससे एक विकासशील से एक विकसित देश के रूप में परिणत हो जाएगा और हम पूरी दुनिया में एक अच्छा स्थान बनाएंगे। ये उस व्यक्तित्व का
आज हम सब अभिनंदन भी करते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, उनके लिए हम सब अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी करते हैं कि भगवान उन्हें दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें और उनके माध्यम से हमारे देश को जो ताकत मिली है, जो प्राण ऊर्जा मिली है, वो ऊर्जा और ऊर्जावान होती जाए, हम बढ़ते जाए। इनफैक्ट आज के जो आपका विषय है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसके विषय में आपको ख्याल होगा, जब COP26 में उनका भाषण आप जाकर के पीछे सुन सकते हैं, जब उन्होंने प्रण किया कि हमारे देश को 2070 तक जीरो एमिशन पे ले जाएंगे, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन मैं उनके साथ उस टीम में, भारत सरकार के टीम में पिछले 7.5 साल से मैं एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के रूप में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के रूप में काम किया, मैं जानता हूँ उनका जो दृढ़ निश्चय होता है, उसके लिए हर ताकत, दुनिया की हर ताकत को परास्त करते हुए इंश्योर करते हैं कि वो कार्य पूर्ण हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि जब जीरो एमिशन का हमारा देश होगा तो ये सब तो जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये सब उसके बहुत छोटे पार्ट है, उसको इंश्योर कर देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम, कंप्लीट इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, कंप्लीट इकोसिस्टम को कंजर्व करेंगे, तब जाकर के हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये बहुत बड़ा लक्ष्य उन्होंने लिया। इनफैक्ट UN ने पूरा इस डिकेड को इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए, इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन का डिकेड बनाया, ताकि पूरे दुनिया में हमारे इकोसिस्टम को जो नुकसान हो रहा है, जो क्षति पहुंच रही है, चाहे वो धरती को हो। आपको मैं उदाहरण दूंगा, अभी मुझे बारिक साहब ने ये ऑफर किया, मुझे ऑफर किया मुझे लगाने के लिए। मैं माफ़ी मांगूंगा बारिक साहब से कि मैंने, ये बड़ी धृष्टता होती है, मैंने मना कर दिया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं कहीं भी ये नहीं पहनता हूँ। मुझे एक कूड़ा हम जोड़ रहे हैं, आप सोचिए कि इसको जो, इसका क्या महत्व है। ऐसा नहीं कि मेरे पॉकेट में अगर ये नीचे लटक जाएगा तो मेरा कोई व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाएगा या मेरी पहचान बदल जाएगी। ये पुरानी सोच है, बहुत पुरानी सोच है कि ऐसे लोग बिल्ला लगा करके अपने आप को अलग 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 कर समझ लेते थे। ये बिल्ला एक कूड़ा है, पहले आप लगाएंगे और फिर इसको कूड़े में डालेंगे। मैंने बहुत नज़दीक से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सोच को, स्वच्छ भारत मिशन, आप जानते हैं 2014 के पीछे जाइए हमारा देश कैसा था। स्वच्छ भारत मिशन को भारत सरकार के सचिव के रूप में, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे पूरे अर्बन एरिया में पूरे शिद्दत के साथ, जैसे पूजा आदमी करता उस तरीके से पूरे देश में हमने काफ़ी कोशिश की। जो हमें एक नेतृत्व, जो हमें मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री मिल रहा था, आज आपको मालूम है पूरा देश कितना स्वच्छ हो गया। अभी भी हमें कुछ रास्ता तय करना है, लेकिन हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और ये हुआ है जो कि स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य लिया। और स्वच्छ भारत मिशन के बेस में एक आइडिया होती है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। कैसे हम कूड़े को कम कर सकते हैं, जो आवश्यकता नहीं है, जो हमारी आवश्यकता नहीं है, इसके बगैर भी हम वैसे ही, हम तो वही रहेंगे, मुख्य सचिव रहेंगे। यहाँ पे आपने मुझे आपने यहाँ चीफ गेस्ट बनाया तो मैं चीफ गेस्ट ही रहूँगा। ना हमारा चेहरा बदलता है, ना हमारा व्यक्तित्व बदलता है, कुछ भी नहीं परिवर्तित होता है। तो हम कैसे रिड्यूस, इसकी आवश्यकता नहीं। और आप देखेंगे सारा भी कूड़े में जाकर पड़ जाएगा। ऐसे मैं देखता हूँ कि लोग पुस्तकों का विमोचन करते, इतने सारे तरीके से लपेट करके रखते हैं। क्या जरूरत है लपेटने की? केवल एक छोटा सा धागा से आप उसको बांध दीजिए। ये भी कलरफुल धागा, देखिए जैसे मैंने रक्षाबंधन किया हुआ, ऐसा कोई कलरफुल धागा से एक बांध दीजिए। और वो भी केवल मुख्य सचिव, जो भी आपका जो चीफ गेस्ट हो, जो कि उसको विमोचन करने जा रहा है। बाकी लोगों को करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना सारा कागज से लपेटते हैं, वो सारा का सारा कूड़ा आपके मेज पे पहले होता है, फिर वो जाके कूड़े घर चला जाता है। आप कूड़े को बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ाइए। हमारे सोच में परिवर्तन होगा। ये देश आज, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं उस बात का साक्षी हूँ, जब 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था, जो हमारे राजपथ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, हमारे मंत्रालय ने किया था। उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, एक जन आंदोलन है।
जन जन का आंदोलन है, हर जन को, हर कोई को इसके साथ जुड़ना होगा, तब हमारा देश साफ होगा। कई बार कई सारे उनके व्याख्यान को लीजिए, कभी कहा उन्होंने कि कुछ लोग नहीं, जब देश के 130 करोड़ लोग इस बात को ठान लेंगे कि हमारा देश गंदा नहीं होगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसको गंदा नहीं कर सकती। ये जन आंदोलन की ताकत है। तो मैं बारिक साहब से कहूँगा, मेरी कोई धृष्टा करने का इरादा नहीं था, ये मेरे मन के अंदर एक बहुत ठोस रूप से इस जो भारत को सब साफ करने के लिए जो एक अभियान लेकर के पूरे देश में चला था, ऐसा बन गया कि हम इसको नहीं करना चाहते। और आप सारे लोगों से भी निवेदन करूँगा कि आप अपने लाइफ में, चाहे अपने परिवार में, अपने काम में, जहाँ भी है, वहाँ पे अगर रिड्यूस करेंगे, रीयूज़ करेंगे, अब एक झोले को कई बार यूज़ करिए, हर बार झोला नया नहीं फेंकिए, रिसाइकिल करिए, जिससे कि उसका एक नए स्वरूप में आकर के वो उसका वो परिवर्तन होकर के हो जाए। देखिए कि देश हमारा कितना स्वच्छ हो जाएगा। और जब देश स्वच्छ होगा तो हमारा इको रिस्टोरेशन भी होगा। आप क्या जानते हैं कि जो हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, मुझे खुशी भी कि यहाँ पे प्लास्टिक कहीं नहीं नजर आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं तो मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, प्लास्टिक की बोतलें, और प्लास्टिक आप जानते हैं कि वो कभी भी नहीं डिग्रेड होता है। आप हजारों साल वहाँ छोड़ देंगे, वहीं से ही पड़ा रहेगा। और न केवल डिग्रेड होता है, बल्कि उस जो हमारी जो जमीन की जो ताकत है, उस ताकत को भी खत्म करता है। तो ऐसे आप ऐसे प्लास्टिक से, अगर हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? प्लास्टिक हमारे जीवन की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक की आवश्यकता है, लेकिन कैसे हम उसको कम कर सकते हैं? जब हम उसके बगैर कर सकते हैं, तो क्यों नहीं प्लास्टिक के बगैर करें? ये हमारे लाइफ स्टाइल परिवर्तन की, लाइफ स्टाइल चेंज की हमारी जरूरत है। और जब लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो उससे इकोलॉजिकल चेंज होगा। आपने अभी बताया कि हमारा जो प्लांट्स 81% इकोलॉजी का आपने बताया कि करीब 17% जो है माइक्रो बायोलॉजिकल जो है। हम प्लांट्स, जरूरी नहीं है कि बड़े प्लांट्स लगाएं, अगर हमारे पास जगह है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज की डेट में इतनी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि हर घर में आप अपने छत के ऊपर भी, अपने बरामदे में भी, अपने कहीं भी, अपने कमरे में भी ऐसे तमाम सारे प्लांट्स आप रख सकते हैं, उनको पाल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी, आज के डेट में तो आयुर्वेदिक बहुत सारे प्लांट्स आज करके अपने घर में आप लगाएंगे, तो उससे आपके घर की आबो हवा शुद्ध हो जाएगी। आपके घर में जो तमाम सारे जो नेगेटिविटी वो खत्म हो जाएगी। और जहाँ पे ज़रूरत हो, वहाँ पे जहाँ प्लांट लगाने की आपकी कुव्वत हो, जहाँ पे जगह उपलब्ध हो, वहाँ तो प्लांट लगाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जो एक संकल्प लिया था, पहले 5 साल में 100 करोड़ पेड़ लगाए गए उत्तर प्रदेश में, 100 करोड़ पेड़ लगाए गए। और इसके ऊपर FRI की स्टडी कराएगी। FRI ने कहा लगभग 85% से ज़्यादा पेड़ यहाँ पे सरवाइव किएंगे। आप सोच सकते हैं कि 100 करोड़ पेड़, जिसमें करीब 85 करोड़ से ज़्यादा पेड़ जीवित रहे हो, कि कितना बड़ा इसको इकोलॉजी को फर्क आया। और इस साल, क्योंकि अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हम अगले 5 साल में हम 150 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। इस साल हम लगभग 35.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा चुके, और हर पेड़ का हमें GIS, उसको जियो टैग भी कर चुके, उसके बारे में लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित है। और ये पेड़ यूनिकल्चर नहीं, एक जैसे नहीं, इसमें जो हरिशंकरी भी है, इसमें जो हमारी जो ऐसी वैरायटी जो कि विलुप्त हो रही है, जिससे बड़ा छाया मिलता था, बहुत सारे कितने सारे आप बताएंगे मुझे कितना सारा फायदा होता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के आप एक्सपर्ट हैं। वो सब सारे वृक्ष, जैसे आप देखें कि नीम का पेड़ है, गूलर का पेड़ है, पाकड़ का पेड़ है, पुराने आम का पेड़ है, पुराने किस्म के जो है आपके किस्म के जितने सारे किस्म के पेड़, वो सारे वैरायटीज पेड़ लगाए गए, पूरे देश भर में लगाए गए। और हमारे प्रदेश में 35.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। आप इसे गूगल करके देख सकते हैं, आप जाके कहीं स्पेसिफिक चीज़ को देख सकते हैं। बड़ा व्यापक एक जन आंदोलन, जन अभियान के तौर पे कार्य किया गया, और आने वाले समय में भी किया जाए। इससे कितना फर्क पड़ेगा, और आने वाले समय में इससे और ज़्यादा से ज़्यादा फर्क आएगा, ये भी एक कार्य है।
अभी हमारे डॉक्टर रूपलाल साहब जो माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे थे, मैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जिस प्रकार से रासायनिक खेती का एक व्यवहार हुआ, हमारे पास एक चुनौती थी, लोगों को फीड करना था और फीड करने के लिए अधिक से अधिक अनाज उपजाना था। जो एक इसके बारे में पूरा अभियान चला, उस अभियान के तहत यस अनाज हमारा बढ़ा है। जब 60 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन का, तब हमारी कहानी थी किस प्रकार से PL 480 से हमारा डिपेंडेंट था दुनिया के देशों के ऊपर। आज हम न केवल सेल्फ डिपेंडेंट, हम दूसरों को बेचते हैं। लेकिन एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई। वो चुनौती आई कि हमारे खेतों की लाइफ खराब होती जा रही है। उनमें जो ताकत है, जो हमारे खेतों की ताकत है, आप बाहर से कितना दे सकेंगे, वो ताकत खत्म होती जा रही है। जो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे खेतों में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका आप बता रहे थे कि 1 × 10⁻31, ऐसे मैं एग्जैक्ट नहीं जानता, आप वैज्ञानिक आप जानते हैं कि हमारे खेतों का जो मेन लेयर जहाँ पे आपकी खेती होती है, वहाँ पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको नजर नहीं आते, लेकिन उन सब का महत्व होता है उसकी ताकत को रखने का। और नतीजा ये हुआ, इतनी सारी जो केमिकल्स यूज किए गए, चाहे उर्वरक के रूप में, चाहे वो रसायन जो कि जो है जो हमारी जो खरपतवार या किस्म किस्म की बीमारी आती थी उनको कंट्रोल करने के लिए, जिसे पेस्टिसाइड्स आप कहते हैं, उसको प्रयोग करें, उन सबको मारते चले गए। नतीजन ये कि हमारी ताकत जो हमारी ऑर्गेनिक कैपेसिटी है, जो हमारा कार्बन उसके अंदर बनता था, वो कम हो गया। उसकी वो जो हमारा 20-25% हो गया। और ये जैसे जो लोगों के प्रेडिक्शन भी हाल में सदगुरु का आपने साथ सुना होगा, सदगुरु ने इसके लिए सॉइल रिस्टोरेशन करने के लिए उन्होंने कितने सारे देशों की उन्होंने यात्रा की। उस यात्रा के दौरान वो लखनऊ भी आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक मंच पे उन्होंने एड्रेस किया था हम सब, और उन्होंने इस बात को दोहराया था कि किस प्रकार से हम सॉइल की कैपेसिटी को, आप ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, सॉइल की कैपेसिटी को, जिसपे ह्यूमन बीइंग जिंदा है, जो कुछ भी हमारा है, जब तक सॉइल नहीं है तो फिर खत्म है। आप तमाम सारे ग्रहों में, तमाम सारे जगह पे आज इंसान गया है, वहाँ पे क्या नहीं है, वो यही नहीं है जिसके नाते वहाँ पे लाइफ नहीं। अगर ये हो जाता तो वहाँ भी लाइफ होती, जैसे हमारी धरती माता पे लाइफ होती है। उसको एक बहुत बड़ी चुनौती कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े लक्ष्य के रूप में, प्राकृतिक खेती के रूप में, प्राकृतिक खेती के तौर पे इसको जो शुभारंभ किया, जिसके बारे में पद्मश्री सुभाष पालेकर जी है, पद्मश्री अब जो हमारे गुजरात के राज्यपाल महोदय हैं देवव्रत जी, वैसे ऐसे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग लगे हैं। आज किस प्रकार से हम, अगर हमारी जो गौ माता है, गौ माता आधारित, जो देशी गौ माता है, गौ माता आधारित, अगर हम कम लागत की अगर ये प्राकृतिक खेती करते हैं तो उससे हमारी उपजाऊ भी हमारी बढ़ती है। खेत की जो माइक्रो बायोलॉजी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें सुधार होगा। केचुआ जो कि मर करके नीचे चलता चला जा रहा है, वो नहीं उपलब्ध है। जो कि जब हम पढ़ते थे, छोटे क्लासेस में पढ़ते थे कि केचुआ किसान का, इनफैक्ट एक हमारा लेसन ही होता था, केचुआ किसान का बड़ा मित्र होता है। मुझे याद नहीं, कक्षा 3 में या 4 में पूरा एक पाठ हुआ करता था हमारे किताबों में। वो केचुआ खत्म होता चला जाए, एक बार दोबारा वो जिंदा हो उठता है। आप एक बार उदाहरण लेकर के देखिए, केचुआ के ऊपर थोड़ा सा यूरिया डाल दीजिए, केचुआ मर जाए, खत्म हो जाए। और केचुआ के ऊपर गोबर डाल दीजिए, गाय का गोबर डाल दीजिए, और केचुआ पैदा हो जाएंगे। इनफैक्ट गोबर ऐसे ही डाल करके कहीं पे किसी खेत में रख दीजिए, आप देखेंगे पता नहीं कहाँ से केचुआ आगे पैदा हो गया। वो जमीन के नीचे के केचुआ को ला देता है। वो हमारी जो जमीन की ताकत है, माइक्रोबायोलॉजी की ताकत, उस ताकत को ला देता है। तो आज जो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे प्रदेश के 7 बुंदेलखंड के जनपद है, उन 7 जनपदों में हर ब्लॉक में 100 हेक्टेयर का हम नेचुरल फार्मिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए, जिससे कि किसानों को अनुदान दे करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, अभी बहुत बड़ा एक किसान गोष्ठी हमने कानपुर में की थी, जिसके माध्यम से हर कोई किसान को उन्हें बताया जाए कि किस प्रकार से आप प्राकृतिक खेती करोगे,
जिससे आप अच्छा अनाज उपजाओगे जो कि आपके लिए स्वस्थ भी होगा और अनाज में कमी नहीं होगी, उत्पादकता में कमी नहीं होगी, आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। और इसी प्रकार से हमारे पूरा गंगा बेसिन में, जिसका हम भारत सरकार से पूरी तैयारी हम कर चुके हैं, गंगा बेसिन पे हमारे जो 26 जनपद है, 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ, काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों को लेकर के इस प्रकार से नेचुरल फार्मिंग का हम जो प्रोसेस करेंगे उससे काफ़ी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए जो हमारे नदियों का, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए नदियों का, आप देखिए कितनी नदियां मर गई। जो नदियों की अविरलता थी, नदियों में जो ताकत थी, इनफैक्ट अब आप जाते हैं, कानपुर जाते हैं तो आपको गंगा जी बिल्कुल बहती हुई नजर आती है, एक ताकत लगती है गंगा जी में, कितनी ताकत। आप प्रयागराज जाते हैं, गंगा जी में ताकत नजर आती है, जगह जगह आपको गंगा जी नमामि गंगे का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के माध्यम से कितनी ताकत आई। और वही नहीं, बल्कि इतने सारे नदियों को रिस्टोर किया गया। अभी हाल में मैं अयोध्या में था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसे एक बहुत वैदिक नदी है जिसका वर्णन हमारा सरजू जी के साथ उसका वर्णन होता था। करीब 46 किलोमीटर की नदी जो कि अंबेडकर नगर की तरफ से होकर के आती है, अयोध्या में आके सरजू जी से मिलती है, जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में हो रखा है, बस विलुप्त थी, खत्म थी। अब वो दोबारा फिर से वापस नदी पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ पानी बहते हुए हमने देखा, और नतीजा वहाँ बाढ़ नहीं आती। ये नदी जो है वो वहाँ का पूरा जो हमारा जो सिस्टम था, जो इकोलॉजिकल सिस्टम था, इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि प्रकृति ने एक बैलेंस सिस्टम बना रखा, जितना सारा पानी गिरता उसको पानी को लेकर के एक रास्ते से लेके चलता, वो फिर से वापस दोबारा रिवाइव। और मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे प्रदेश में, सैकड़ों। आप हर जनपद में हमारे जिलाधिकारियों से मेरी बात होती है, किस प्रकार से नदियों को रिस्टोर किया गया, उनको वापस जिंदगी दी गई। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अमृत सरोवर का बात की। पहले जब छोटे हम लोग होते थे, हर गांव में पोखरा होता था। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में पोखरा था, उस पोखरे में हम जाते थे, जब पूजा पाठ होता था उसके लिए जाते थे, हम नहाने भी जाते थे, तैरते भी थे उस पोखरे में। एक बड़ा अच्छा हम लोग आपस में एक अच्छा, एक पोखरा भी एक तरह से कम्युनिटी लिविंग का स्थान था गांव के लिए। लेकिन समय के साथ वो पोखरा खत्म हो गया, पोखरे में पानी नहीं, पोखरा को पूरा उठता चला गया। लेकिन एक बार दोबारा जो हमारे देश के हर गांव में, शहर में जो पोखरे, तालाब ये जो थे, उनको वापस रिस्टोर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की योजना का प्रारंभ किया। और आज नतीजा है, मैंने, अगर आप में से कोई ट्वीट अगर देखते होंगे सोशल मीडिया पे, मैं अपने गांव में गया, देखा हमारे गांव का पोखरा, एक अमृत सरोवर जो हमारे देश की, हमारे गांव के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम पे, पूरा लबालब पानी से भर गया। और वहाँ के उसके आसपास अमृत वन बन गया, जिसके माध्यम से वो पूरी इकोलॉजी को, वहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं और वहाँ पे ये पोखरा भी, और पोखरे को ऐसे बनाया गया कि जिसके दोबारा फिर उसमें वो फिर से वैसे न बचने पाए, और वो पब्लिक का एक पब्लिक प्लेस, कम्युनिटी प्लेस बन जाए, जिससे लोग उसकी रक्षा कर सकें। और ऐसा हमारे प्रदेश में 8,500 से ज़्यादा, हम तो हर गांव में, जो हमारे 58,000 गांव हैं, 58,000 से ज़्यादा कुछ गांव हैं, हर गांव में पोखरे बना रहे, हर शहर में हम पोखरे बना रहे, हर शहर में जो पुराने तालाब जो मर गए थे। और नतीजा क्या होता था, वहाँ पे बाढ़ आती थी। अभी हाल में मैं जब सुल्तानपुर गया, वहाँ पे जगह का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बहुत पुराना स्थान है, प्राचीन, जहाँ पे सीता माँ का जो है एक वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक पोखरे को रिस्टोर किया कमल के जैसे। लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे बाढ़ आनी बंद हो गई, जब से ये हमारा अमृत सरोवर बना, बाढ़ आनी बंद हो गई। मैंने, हम अपनी समस्या खुद, जब आप प्रकृति के साथ खेलते, जब इकोलॉजी के साथ आप टेम्पर करते हैं, इकोलॉजी को जब आप नुकसान पहुंचाते हैं, इकोलॉजी खुद आपको नुकसान और परेशान करने की कोशिश करती है। आपको नजर आ जाता है कि कैसे जो हमने कष्ट दिया प्रकृति को, जो धरती माँ को, इस प्राकृतिक चीज को जो हमें ईश्वर ने दे रखा है, उसको जब हम नुकसान पहुंचाते हैं, उससे कैसे हमें नुकसान खुद का मिलता है। जो पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज का नैरेटिव है, और क्लाइमेट चेंज का नैरेटिव इसलिए है कि जो हमारी जो लाइफ स्टाइल ऐसी बन गई, उस लाइफ स्टाइल की हमारी जरूरतें ऐसी बन गई, जिन जरूरतों के नाते हम इसकी पूरा का पूरा, चाहे माइनिंग के माध्यम से, चाहे डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से, एक्सेस एक्सटॉर्शन के माध्यम से, तमाम सारी चीजें। गांधी जी ने कहा
हमें जो हमारी ज़रूरत है हमें उतना ही लेना चाहिए। हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब लेना चालू करेंगे तो प्रकृति को हम नहीं रहने देंगे। ज़रूरत तो फिर हमारी मांग तो अनंत है, लेकिन उस मांग को हम जितने कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो क्या, अगेन रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और वही हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति। अगर आप हमारे चाहे वेद मंत्रों को, ऋषि ऋग्वेद से लेकर के हमारे मंत्रों को आप देखेंगे, हमारी पूजा को देखेंगे, सब जगह हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए, ये हमारा नेचर है। बस उस नेचर को हम भूल गए, इसलिए हम ये सारी की सारी इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस करना चालू कर दिए। तो जो हमारा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है, रिस्टोरेशन तब है कि हम उतना डैमेज कर चुके, एंड वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस। क्योंकि हम जो उसको डैमेज कर रहे हैं, उस डैमेज से न केवल हमें बल्कि आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि हमारी प्रकृति में जो आप सारे बायोलॉजी वाले हैं, आपको मैं क्या बताऊंगा, आप सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं। हम खुद हमारी मानव जाति की हमारी जो तमाम सारी हमारी स्ट्रक्चर है, हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो सेंसेस है, वो सारे हम उसको रीएडजस्ट करते रहते हैं। हमारी फैकल्टीज को हम रीएडजस्ट करते हैं, नेचर अपने आप रीएडजस्ट करती है। अब बहुत सारी चीज़ें हमारे नुकसान हो जाता है क्योंकि हम प्रकृति को नुकसान कर चुके, हम वैसे सिस्टम में रह नहीं सकते। ये तो ये देश है जहाँ पे हमारे ऋषि जो है जब बैठते थे, क्या क्या चीज़ें वो देख लेते थे। आप कभी सोच करके तो देखिए, जब हम एक प्रकृति के गोद में बैठ करके ऋषि हमारे जब करते थे, क्या क्या चीज़ें, क्या उनके पास इतने सारे बायोलॉजिकल इतने सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो आज आपके पास है। फिर कैसे उन्होंने उन तमाम सारी चीज़ों को, चाहे वैज्ञानिकता का वो जो है सुदूर, कितने दूर हमारी जो पर एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे हमारी बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी को इतनी सारी बातें उन्होंने लिखी, इतनी सारी बातें दर्शन के बारे में लिखी, इतनी सारी बातें इतिहास, बहुत सारी चीज़ें लिखी है। कैसे वो सोच सकते थे? क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहते थे, और प्रकृति के साथ जब आदमी रहता है तो बहुत नेचुरल, जैसे कि आप शुद्ध पानी अगर है, उसमें आप ताकत देख लो, गंदे पानी को लेकर के देख लीजिए कितना फर्क आ जाता है। ये होता है इकोलॉजिकल बैलेंस की बात, और वही हम लोग हैं, उन्हीं ऋषियों की संतान है, उन्हीं हमारे जो हमारे पूर्व मुनि ऋषि जो रहे हैं, उन्हीं लोगों की संतान है जो इसमें इतनी सारी ताकत, इतने सारी चीज़ को जो दुनिया उनकी ताकत मानती है, हम उससे भूल करके उससे कहीं और अलग होते चले जा रहे थे। और उसके नाते हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करके हम एक इकोलॉजिकल डैमेजेस में लगे थे, जिसका नतीजा समय से वर्षा नहीं होती है, जहाँ नहीं हो सकता वहाँ भी सूखा पड़ जाता है, जहाँ सूखा होता था वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ऐसे किस्म किस्म के परिवर्तन होगी। इकोलॉजी, पूरी प्रकृति तो हमें देख रही हो, प्रकृति उसको बैलेंस करके चल रही है। तो ये हम सबको एक सोचने की बात है, हमारी ज़रूरत है। और जब अगर आप ज़्यादा प्रिविलेज हो, जब आप वैज्ञानिक हो, जब आप रिसर्चर्स हो, तो आपको उसको और नज़दीक से देखने की बात है। तो मैं इन बच्चों से ये भी कहूँगा, आप रिसर्च करते हो, इस समय का भी रिसर्च करिए, जरा पीछे भी जा करके देखिए कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, और बड़े अनुभव के साथ बड़ी सारी चीज़ों को, हमारे ग्रंथों को एक बार, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर घुस करके मैं प्रोफेसर बारिक साहब से मैं कहूँगा कि उस भारतीय ज्ञान परंपरा में इसके बारे में क्या अध्ययन लिखा हुआ, क्या चीज़ लिखी हुई, उसको देख करके बहुत सारे नए नए रिसर्च के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप करके तो देखिए। मैं पीछे एक बार स्वामी रामदेव जी के जो वहाँ पे जो उनका यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, वहाँ गया और वहाँ पे देख रहा था, मैं देख करके आश्चर्य कर गया, कितनी सारी बातें हमारे यहाँ हैं, और उतनी सारी चीज़ें जो हम खुद एक इतनी बड़ी ताकत के ऊपर बैठे हुए हैं, और हम देखते हैं किसी और को कि उनसे कुछ ताकत मिलेगी। हम चाहते हैं कि कोई और हमको इंडोर्स करेगा, जब वो कहेगा तब सही होगा। कि भाई आपको अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात, उन्होंने पंचप्राण के तहत भी, और अभी हाल में जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने कहा हमें उस गुलामी के उससे जो है बाहर निकलना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। हम हर जगह से हर अच्छी चीज़ को लेंगे, लेकिन हम ये अपेक्षा करें कि हर कोई जब हमें इंडोर्स जब तक नहीं करेगा तब तक हमारे अंदर कोई ताकत नहीं। अरे पीछे मुड़ करके तो देखिए, 1000 साल पीछे जा करके देखिए कितनी ताकतवर आप थे, और वही उन्हीं मुनियों, उन्हीं ऋषियों के हम संतान हैं। तो हम तो फिर बिल्कुल वो ताकत तो हमें हमेशा बनी हुई है, केवल पहचानने की बात है, हम पहचान पाए नहीं पहचान पाए। मैं देख रहा था कि आपके पूरे 2 दिन के कार्यक्रम को मैं देख रहा था, बहुत सारे विषयों पे आपका जो है, चाहे वो
वैज्ञानिकता का वो माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के प्लांट्स रिस्टोरेशन से लेकर के जो हमारा फार्माकोलॉजिकल डॉक्टर GNC का मैं देख रहा था सेशन, बहुत सारी चीज़ें, कई सारे विषयों पे आप चर्चा करेंगे। और जब उन विषयों पे चर्चा जब आप करें, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में उन विषयों पे क्या बात चर्चा की गई उसको भी देखें। और अपने आप को इसको ये मत समझिए कि हम इसको संस्कृत को नहीं जानते, सीख सकते हैं। संस्कृत एक बहुत वैज्ञानिक भाषा है, सीख सकते हैं, थोड़ा प्रयास करेंगे सीख जाएंगे। उसको भी जाकर के देखिए, फिर आपको लगेगा कि जो ये विषय जो आज है इनका उत्तर हमें, और ऐसा उत्तर जो हमारा भारतीय उत्तर होगा। हम कैसे, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया 0 एमिशन बाई 2070, ज़्यादा दिन नहीं 2070, किसी भी देश के इतिहास में 2070 बहुत बड़ा समय नहीं होता है। तो देश तो सतत कितने हज़ारों साल से चल रहा, हज़ारों साल चलता रहेगा, तो उसके लिए ये 50 साल बहुत बड़े नहीं है। उस 50 साल में हम कैसे उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, इस बात पे मैं कहूँगा कि चिंतन करिए कि कैसे जो आप जो भी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की बात करेंगे, इसकी जब बात करके बायोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात करेंगे, कैसे हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हमारा क्या योगदान होगा जिससे 0 एमिशन हो सके। माने 0 एमिशन का मतलब कि तो हम एमिशन न करें, एमिशन करें तो उसमें मिनिमम कार्बन हो, और दूसरा अगर एमिशन होता ही है, बहुत सारी चीज़ें आप जैसे मैंने कहा प्लास्टिक तो आवश्यक है। आज हमारे बहुत सारे ट्रांसप्लांट होते हैं, सब प्लास्टिक के होते हैं। ऐसा थोड़ा हम प्लास्टिक को छोड़ देंगे, वो आवश्यक हमारे लाइफ के लिए। ऐसे ही एमिशन बहुत सारी जगह आवश्यक है, उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन उस एमिशन को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे कैप्चर कर सकते हैं, जो कि हमें हमारा जो नुकसान है वो नुकसान न होना पाए। और आदमी जो है, इंसान अपने पूरी क्षमता के मुताबिक जो उसकी पोटेंशियल्स है, उस पोटेंशियल्स के मुताबिक भगवान ने बड़ा हमें सौभाग्य से इस मानव तन दिया है। उस मानव तन की जो क्षमता है, उस क्षमता की पूरी क्षमता के मुताबिक हम अपना कार्य कर सकें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, और हर एक को उत्थान के रास्ते पर ले जा सके, हर एक को अच्छा जीवन दे सके। ये इसी बात के साथ मैं एक बार दोबारा आप सबको जो 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई कि माइक्रोबायोलॉजी डे आपने इंटरेस्ट दिया, उसकी आपको बधाई देता हूँ। आप सबको हमारे भगवान विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद के लिए भी उनका भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको आप सबकी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं आपको शुभकामनाएं इस बात की देता हूँ कि अगले 2 दिन जो आपका जो डिस्कशन हो, बहुत व्यवहारिक हो, रोचक हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और उससे कुछ ऐसी चीज़ें निकले जिससे कि आगे की दिशा बने। मैं आप सबको शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।